देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हमारे पास जन्म पत्री है। ये पर्सन है XYZ। डेट ऑफ बर्थ है 16/4/1985। जन्म समय है शाम के 6:30 बजे। और प्लेस ऑफ बर्थ है अहमदाबाद। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी जन्म पत्री का हम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसमें हम ये जो व्यक्ति है उनके लग्न जीवन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चार्ट है, चार्ट नंबर 1, ये लग्न कुंडली है। और ये वाला जो चार्ट है सेकंड नंबर, ये है मून एसेंडेंट। अभी मैंने ये 2 कुंडली इसके लिए रखी है क्योंकि मैं श्री SK मेहता जी को फॉलो करता हूँ। SK मेहता सर जो थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है ज्योतिष के ऊपर। और उन्होंने ये बताया है कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों का अभ्यास करना चाहिए। अगर ये दोनों में एक ही समान योग दिखते हैं तो उनका असर होता है जातक के ऊपर। अभी हम 7th हाउस को देखेंगे। यहाँ पे 7th हाउस ये है, ये 7वां स्थान है। यहाँ पे ये भी 7वां स्थान है। तो फर्स्ट हम एसेंडेंट को देखेंगे। लग्न कुंडली में कैसे हम एनालिसिस करेंगे। एसेंडेंट 7th हाउस एनालिसिस। देखिए यहाँ पे ऑक्यूपेंट, एस्पेक्ट एंड लॉर्ड, ये OAL ये आपको ऑल लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे 7th ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मून एसेंडेंट के लिए 7th ये लिखना है, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए कि लग्न कुंडली के अंदर शुक्र और बुध ऑक्यूपेंट्स है जो कि 7वें स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे इसके ऊपर किसका एस्पेक्ट है, किसी का एस्पेक्ट नहीं है। हम देख सकते हैं यहाँ कोई भी ग्रह इसको देख नहीं रहा है, तो हम वहाँ पे डैश कर देंगे। फिर इसका लॉर्ड कौन है, तो लॉर्ड है जुपिटर। तो यहाँ पे लिखा हमने जुपिटर। ये L मतलब लॉर्ड, ऑक्यूपेंट, एस्पेक्ट और लॉर्ड। तो ऑक्यूपेंट मतलब जो ग्रह बैठे हैं, एस्पेक्ट मतलब वो स्थान को देख रहे हैं, और लॉर्ड मतलब उस स्थान का मालिक। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी घटना की हमें एनालिसिस करनी है तो उसमें जो स्थान होता है, हाउस, वो घटना को दर्शाता है। कोई भी हाउस, हमें सबसे पहले हमें हाउस को डिसाइड करना पड़ता है और वो हाउस को ही देखना पड़ता है। फिर उसमें कौन सी राशि है, उसमें उसका लॉर्ड कौन सा है, ये सब हम देखते हैं। फिर ऑक्यूपेंट कौन है, ये हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर एस्पेक्ट्स क्या है, कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही है, ये भी हम देखते हैं। अभी हम इसमें आगे देखते हैं कि मून एसेंडेंट से हम देख रहे हैं चंद्रमा जो है उसको हमने लग्न में लाया है। चंद्र जो है उसको यहाँ से लग्न करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है। तो मून को मैं यहाँ लाता हूँ, तो मून 11 नंबर, तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये साइन ऐसे हमने रख दी। और यहाँ पे हमने चंद्रमा रख दिया, मून। उसके बाजू में शुक्र और बुध है, शुक्र और बुध, फिर राहु, सूर्य, मंगल, ऐसा करके हमने सारे ग्रह रख दिए। ये बन गई चंद्र कुंडली। अभी इसमें 7th हाउस का हमें एनालिसिस करना है क्योंकि प्रश्न जो है वो मैरिज रिलेटेड है। मैरिज रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो हमें 7th हाउस को ही देखना है। मून 7th, ऑक्यूपेंट कौन है, कोई नहीं है। एस्पेक्ट राहु का एस्पेक्ट, मैं 5वीं और 9वीं दृष्टि लेता हूँ राहु की। फिर यहाँ पे चंद्र की दृष्टि है, चंद्र भी देख रहा है यहाँ पे। फिर शनि की 10वीं दृष्टि है, शनि भी देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शनि, चंद्रमा और राहु।
ये तीनों की दृष्टि है, ठीक है। और उसका स्वामी है सूर्य, तो यहाँ पे लिख दिया सूर्य, ठीक है। सूर्य को लिख दिया यहाँ पे हमने। अभी आप देखिए यहाँ पे ये पद्धति का कमाल ये है, हॉल पद्धति, जो कि मैंने धीरे धीरे अपने अनुभव से ये थियरी की है, जो कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम एनालिसिस कहाँ से शुरू करें। तो लोग कभी मालिक देख रहे हैं, कभी एस्पेक्ट देख रहे हैं, कभी कौन से ग्रह बैठे हैं ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं देखना है। हमें सबसे पहले जो प्रश्न जो है उसके लिए कौन सा हाउस जिम्मेदार है, ये पहले सोचना है, ठीक है। उसके बाद ये सोचना है कि कौन से प्लैनेट्स इसके लिए जिम्मेदार, और लास्ट में देखना है कि साइंस कौन सी जिम्मेदार, ठीक है। हाउस में आता है 7th हाउस फॉर मैरिज क्वेश्चन, प्लैनेट्स में आता है वीनस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और साइंस जो है वो आप तुला लीजिए, ठीक है, तुला है वो सबसे महत्वपूर्ण राशि है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी में आपको सीखना है। अभी आप देखिए 7th हाउस का जब हमने एनालिसिस किया तब हमें पता चला कि ऑक्यूपेंट जो है शुक्र और बुध है, उसमें शुक्र उच्च है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भाव को बलवान बनाता है। उसके बाद एस्पेक्ट कोई नहीं था और लॉर्ड है गुरु, तो गुरु यहाँ पे बहुत ही निर्बल है, ठीक है। तो गुरु निर्बल। अभी लॉर्ड जो है वो ऐसा समझिए कि 70% मैटर जो है वो लॉर्ड डिसाइड करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 70% मैटर लॉर्ड के हाथ में। अभी लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही निर्बल हो गया है, ठीक है। तो मैंने डाउन एरो किया है। अभी मून एसेंडेंट से हम 7th हाउस देखते हैं तो यहाँ पे शनि, चंद्र और राहु की दृष्टि है। शनि की दृष्टि है वो नीचस्थ दृष्टि है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सूर्य की राशि पे शनि की नीचस्थ दृष्टि है। ये नीच दृष्टि कैसे है, डाउनवर्ड एस्पेक्ट कैसे है, वो समझने के लिए हम अलग से आपको समझाएंगे कि ये कैसे है। जैसे 3 7 11 में शनि उच्च होता है, तो ऐसे 1 5 9 में उसको नीचस्थ माना जाएगा। और यहाँ से शनि की जो दृष्टि पड़ रही है जहाँ पे सिंह राशि में, तो वहाँ पे वो निर्बल दृष्टि मानी जाएगी, तो ये बहुत ही नुकसान करती है। फिर चंद्र जो है उसकी दृष्टि वो न्यूट्रल है, ठीक है, सूर्य उसका मित्र है। राहु की दृष्टि है वो इतनी अच्छी नहीं है सूर्य के स्थान पे, तो ये भी एक डैमेजिंग एस्पेक्ट है, ठीक है। उसका लॉर्ड कौन है, सन, सूर्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य। सूर्य मंगल और राहु के साथ बैठा है, तो यहाँ पे मैंने एक्स मार दिया क्योंकि वो दोनों के साथ वो बैठा हुआ है, दोनों के साथ मिक्स हो रहा है। मंगल एक पाप ग्रह है और राहु भी पाप ग्रह है, ठीक है। पाप ग्रह आते हैं तो मैं ट्रायंगल करता हूँ, और अगर बुरे अच्छे ग्रह है तो मैं राउंड करता हूँ। ये मेरा नॉमेनक्लेचर है ना। तो यहाँ पे मंगल है वो पाप ग्रह है, ठीक है। तो ये सूर्य को उसने डैमेज किया हुआ है, ठीक है, मंगल और राहु। तो इसमें ऊपर आप देखें पूरा एनालिसिस, तो यहाँ पे ये बहुत ही स्पष्ट मालूम होता है कि 7वां घर जो है वो डैमेज हुआ है इसमें, ठीक है। एक ही अच्छी चीज़ है ये कुंडली में कि शुक्र जो है वो उच्च का है यहाँ पे, है ना। शुक्र मीन राशि में उच्च का है 7वें घर में। लेकिन आपको पता है कारको भाव नाशाय करके एक नियम है, जब भी कोई कारक ग्रह अपने ही भाव में पड़ा हुआ होता है तो वो उस भाव का विनाश करता है। यहाँ शुक्र उच्चस्थ है 7वें स्थान में, तो उसने ये भाव को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो ये एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है। आपको किसी भी भाव का एनालिसिस करना है तो आप ये 3 लेटर्स याद रखिए, OAL। ये पद्धति जो है मैंने अपने अनुभव से बनाई है। आई एम वेरी होपफुल कि ये पद्धति से आपको किसी भी भाव का एनालिसिस करने में आसानी होगी। अभी हम यहाँ पे आप देखिए ऑक्यूपेंट, एस्पेक्ट और लॉर्ड, ये तीनों को तो देखते ही हैं। फिर आगे हमें क्या देखना है, यहाँ से आपको मैं समझता हूँ 80% चीज़ें पता चल जाएगी भाव के संबंधित। अभी यहाँ से आगे हमें क्या पढ़ना है, तो उसके लिए हम आगे एक और छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको तुरंत इसके बारे में जानकारी दूंगा।
ये पूरा जो है हमारा ये भाव विश्लेषण माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कभी कभी हिंदी यूज़ करूँगा, बीच बीच में इंग्लिश में भी बोलता रहूँगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे अच्छी समझ आई होगी कि आपको कौन सा भाव कैसे एनालिसिस करना है। और यहाँ पे मेरे हैंड राइटिंग भी इतने अच्छे नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ आपको मेरा नॉलेज शेयर करना है और कोई उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।